अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर खालिद है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मालूम है कि मेरे इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगों के अंदर उनकी सेहत के बारे में शऊर पैदा करना और उनको अपनी सेहत के बारे में जो सवालात हैं उनके जवाब देना। इसके साथ साथ मेरा मकसद ये है जो मेरे जूनियर कोलीग्स हैं उनको अपनी स्टडी और कैरियर के अबाउट जो उनके ज़हन में सवालात हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना। जी हाँ, तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि आप लोगों तक मेरी आइंदा जो वीडियोस हैं, फ्रेश लेटेस्ट वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ये वीडियो मेरी उन जूनियर्स के लिए है जो कि हाउस जॉब कर रहे हैं या हाउस जॉब से फ्री हो चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू अपीयर सूनर और लेटर इन द पार्ट 1 एग्जामिनेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को गाइड किया था अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स हु आर टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट 1 एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि आप लोगों ने कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस बुक को कितना टाइम देना है और MCQs बुक्स को कब उठाना है और उनको थ्योरी के साथ कैसे मिक्सअप करना है, और इसके अलावा अबाउट FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन ये है क्या, और इसके अबाउट बहुत सारे जो लोगों के सवाल हैं उनका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ व्हाट इज़ FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन। ये एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। इसके 2 पेपर होते हैं और हर पेपर में 100 MCQs होते हैं और आपको हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं फॉर टू सॉल्विंग 100 MCQs। उनके दरमियान में आप लोगों को गैप दिया जाता है आधे घंटे का और उसके बाद दूसरा पेपर लिया जाता है। दरमियान में आपको खाना भी खिलाया जाता है जो कि लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और जिनका पेपर अच्छा नहीं होता वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, वो खाना छोड़ भी देते हैं। तो ये 2 पेपर होते हैं, हर पेपर में 100 MCQs हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स हैं और MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। अब कुछ लोगों के सवालात होते हैं कि इसको पास करने का क्राइटेरिया क्या है या कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे टू पास दिस एग्ज़ाम। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ इन दोनों पेपर्स में आपने अलग अलग ईच पेपर में आपने 75% सिक्योर करना है, देन यू विल बी पास कंसीडर्ड, अदरवाइज यू विल बी कंसीडर्ड एज फेल। इवन कि आपके एक पेपर में 85 हैं, दूसरे में आपके 74 भी हैं तो भी आप फेल कंसीडर किए जाएंगे बिकॉज इन वन पेपर यू हैव स्कोर्ड 74% मार्क्स। सो इस एम्बिग्यूटी को, इन कन्फ्यूजन को अपने माइंड से निकाल दें कि मेरा एक पेपर दूसरे पेपर को कंपनसेट कर देगा। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरी चीज़ जो आम तौर पे लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन है कि मैं थ्योरी बुक्स पढ़ लूँ, MCQs बुक्स को टच ना करूँ, या मैं MCQs, कुछ लोग कहते हैं कि मैं MCQs ही पढ़ लूँ, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जितनी आपने वैल्यू और टाइम MCQs बुक्स को देना है उतना ही थ्योरी बुक्स को देना है। पहले आपने थ्योरी रीड करनी है, टाइम डिवीजन इस तरह करनी है कि आपके पास जो टाइम है अवेलेबल उसके स्टार्ट में आपने थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद लास्ट में आपने MCQ बुक्स को उठाना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको मेजर सब्जेक्ट से लिए बता देता हूँ कि आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें है एनाटॉमी। एनाटॉमी के लिए जिन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी करनी है उनके लिए बिग स्नेल या BRS एटलीस्ट उनको लाजमी पढ़नी है, और जिन लोगों के लिए एक्सटेंसिव स्टडी नहीं है, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन या मेडिसिन अलाइड में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, जिन लोगों ने एनाटॉमी एक्सटेंसिव नहीं पढ़नी, जस्ट सुपरफिशियल उसको एक दफ़ा रीड करना है और उसमें से MCQs बहुत डीप नहीं आते, उन पेपर्स के लिए आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट जो स्नेल रिव्यू है वो काफ़ी है। इसके साथ साथ जो मेजर पोर्शन है आपका वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपने पढ़नी है फ्रॉम द BRS और उसके साथ साथ आपने उसको रिवाइज कर लेना है फ्रॉम द फर्स्ट एड। इसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो है पैथोलॉजी। उसमें पैथोलॉजी में 2 पोर्शन है, स्पेशल और जनरल। जनरल आपने BRS से करनी है और जो स्पेशल पैथोलॉजी है वो आपने फर्स्ट एड से करनी है। और जनरल पैथोलॉजी में आप लोगों का जो इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर है वो भी आप लोगों ने BRS से करना है।
इसके बाद आपका जो मेजर पोर्शन आ जाता है पैथोलॉजी का, वो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप लोगों ने उठानी है फर्स्ट एड, और इसके बाद आप लोगों के पास जो आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के लिए आप लोगों ने पढ़नी है जो सिस्टम वाइज फार्माकोलॉजी है, वो तो स्पेशल पैथोलॉजी में, वो तो फर्स्ट एड में स्पेशल पैथोलॉजी के साथ साथ आपको हर चैप्टर के एंड पे दी गई है, वो आपने वहीं से पढ़नी है। दैट इज़ मोर देन इनफ इवन फॉर मेडिसिन एंड अलाइड। और जो जनरल फार्माकोलॉजी है वो आपने फर्स्ट एड से, उसके कुछ पेजेस हैं वो आपने अच्छी तरह पढ़ लेने। देन कम टू द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप लोगों ने उठानी है फर्स्ट एड, और वो आप लोगों के लिए बहुत है। इवन जो मेडिसिन अलाइड में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी है। इसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट रह जाता है वो आप लोगों का है न्यूरोएनाटमी। न्यूरोएनाटमी आप लोगों ने पढ़नी है कैप्लान से। कैप्लान न्यूरोएनाटमी इज़ वेरी प्रीसाइज एंड कम्पैक्ट बुक दैट इज़ इनफ फॉर कवरिंग द न्यूरोएनाटमी। अब रह जाते हैं आप लोगों के पास माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों ने जो पढ़ने हैं वो उनके लिए काफ़ी है, सिर्फ एसके वॉल्यूम 1 प्लस राबिया अली के MCQs। और माइनर सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन, बायोस्टैट, बिहेवियरल साइंसेज, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आप लोगों के और भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों ने सब के सब, उनके लिए कोई डिटेल एक्सटेंसिव बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट आप लोगों ने एसके वॉल्यूम 1 से पढ़ लेने हैं, और उसके साथ साथ आपने राबिया अली से उनके MCQs कवर कर लेने हैं। दैट विल बी इनफ टू कवर ऑल द MCQs विच विल बी प्रेजेंट इन योर पेपर इफ़ अगर आ जाते हैं। बहुत कम पोर्शन होता है, 1-2 MCQs आते हैं इनमें से, तो आपने उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कौन सी बुक कब उठानी है, कैसे रीड करनी है, किस बुक को कितना टाइम देना है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए 4 मंथ्स रिक्वायर्ड होंगे टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम, और जो लोग जॉब नहीं कर रहे उनके लिए 3 मंथ्स आर सफिशेंट आफ्टर गेनिंग मोमेंटम। आफ्टर गेनिंग मोमेंटम का मतलब ये है कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, आपका दिल नहीं किया, आप बुक रख देते हैं, 1-2 हफ्ते आपको लग जाते हैं कि आप उसमें रिदम में आते हैं और आपका दिल लग जाता है, आपका स्टेमिना बन जाता है, आप बैठ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आपकी रूटीन बन जाती है 8 से 10 घंटे पढ़ने की, तो आप इसका मतलब है आप मोमेंटम में आ गए हैं। जी हाँ, तो जिन लोगों ने जॉब के साथ तैयारी करनी है उन लोगों को कम से कम जॉब से फ्री होने के बाद 8 से 6 घंटे पढ़ना लाजमी होगा, तभी जाके वो 4 महीने में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। और जिन लोगों ने जॉब नहीं करनी उनके लिए 12 to 14 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड, हु आर नॉट डूइंग जॉब्स एंड हु आर फ्री फ्रॉम जॉब्स, और उन लोगों को कोई मसरूफियत नहीं है। लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए 2.5 मंथ्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द थ्योरी, और 1.5 मंथ्स उनको स्पेयर करना होगा अपने MCQs पोर्शन को कवर करने के लिए लास्ट में। और जो लोग जॉब्स नहीं कर रहे वो 2 मंथ्स में अपनी थ्योरी कवर अप करेंगे, और उसके बाद वो लास्ट 1 मंथ में जस्ट MCQs को टाइम देंगे, उसको कवर करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने ये तैयारी करनी है। और अब इन 2 महीनों में जो कि आपने थ्योरी के लिए छोड़े हैं, और या 2.5 मंथ्स जो जॉब वाले हैं जो आपने थ्योरी के लिए स्पेयर किए हैं, इसको आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना है। इसमें से जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हार्डली या एटलीस्ट उनके लिए 1 वीक रिक्वायर्ड होगा उनकी थ्योरी कवर करने के लिए एसके वॉल्यूम 1 से, और 7 राबिया अली के MCQs करने के लिए। और जो इनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने, यानी कि जो बाकी दिन हैं 50 दिन बच जाते हैं उन लोगों के पास, अगर वो 2 मंथ्स में से 10 डेज़ माइनर को देते हैं और बाकी जो 50 डेज़ हैं वो मेजर को देते हैं, तो आपने वो 50 डेज़ को सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर लेना है। किस सब्जेक्ट पे कितनी ग्रिप है ये आप सब लोगों को अपना खुद से पता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना टाइम चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है। जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे मुश्किल आपको लगता है कि मेरा टाइम इस पर ज़्यादा लगेगा, उसको आपने सबसे पहले उठाना है, क्योंकि आपको उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा और आप एनर्जेटिक
स्टार्ट में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आपके अंदर जज्बा ज़्यादा होता है, विल पावर ज़्यादा होती है। विद टाइम जो कि एनर्जी कम होती जाती है और विल पावर आपकी डिमिनिश होती जाती है विद टाइम। तो आपने सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपका सबसे वीक है और आपको लगता है कि मैं उसमें वीक हूँ, तो आपने वो सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू पिक एनाटॉमी फर्स्ट बिकॉज यू थिंक यू आर वीक एंड एनाटॉमी विल रिक्वायर मोर टाइम टू कवर। आपने एनाटॉमी को स्टार्ट कर लिया, आपने एक रीजन कवर कर लिया, उसके बाद आपको लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपने खुद देखना है कि आपने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दिया है और कितना टाइम मुझे चाहिए होगा। अगर आप उस टाइम से हट के उसको प्लान को चेंज करते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, तो आपको उसके हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट का टाइम कम कर देना है और जो ये वाला सब्जेक्ट जो आपने पहले स्टार्ट किया था उसका टाइम बाद में उस सब्जेक्ट में से निकाल लेना है। इट विल बी ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपने किस तरह टाइम मैनेज करना है। बट मैंने मेजरली डिवाइड कर दिया कि आपको थ्योरी के लिए कितना टाइम चाहिए होगा और उसमें से जो आपका एमसीक्यू पोर्शन है उसमें उसके लिए आपको कितना वक्त दरकार होगा। सबसे पहले आपने एनाटॉमी उठा ली। एनाटॉमी आपने एक रीजन पढ़ा स्नेल से, उसके बाद आपने उसके एमसीक्यू राबिया अली से करने हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कितनी अच्छे तरीके से उसको तैयार किया है, आपको अपनी असेसमेंट हो जाए। और साथ साथ उसका दूसरा मकसद ये होता है कि आपको सीपीएसपी के जो एमसीक्यूज़ हैं उनके अबाउट आपको नो हाउ हो जाए कि वो किस तरह से एमसीक्यूज़ पिक करते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ को वो टच करते हैं, कौन कौन से टॉपिक को वो ज़्यादा हाईलाइट करके उनसे एमसीक्यूज़ लेते हैं। तो राबिया अली पढ़ने का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा। तो आपने हर रीजन के साथ एनाटॉमी के आपने राबिया अली कवर अप करनी है, सेम एज़ जैसे आपने एनाटॉमी में कवर की राबिया अली, इसी तरह आपने हर चैप्टर को बीआरएस से पढ़ना है, फिजियो से। इसी तरह आपने हर चैप्टर फिजियो का बीआरएस से रीड करने के बाद उसको फर्स्ट सेट से रिव्यू कर लेना है और उसके बाद आपने राबिया अली से उसके एमसीक्यूज़ करने हैं। सेम आपने पैथोलॉजी में करना है, स्पेशल में, जनरल में, इम्यूनोलॉजी में, न्यूरोएनाटॉमी में। राबिया अली की अच्छी बात यह है कि एक तो उसके अंदर पोर्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको अलग अलग एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और राबिया अली में जो लास्ट में की पॉइंट्स हैं दिए गए हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन पर टाइम वेस्ट ना करें, उनमें से कुछ भी नहीं आता। टाइम है आपके पास और आपको लगता है कि मैं कवर कर लूँगा, देन वेल एंड गुड, उनको भी पढ़ लें, नुकसान उसका भी नहीं है पढ़ने का। लेकिन उसमें से हार्डली कोई एक आधा एमसीक्यूज़ आता है तो जो कि आपके बैकग्राउंड नॉलेज में इतना आप स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप वो कर लेते हैं। राबिया अली आपने सब थ्योरी के साथ साथ कवर अप करनी है, हर टॉपिक के साथ। 2.5 months फॉर जॉब होल्डर्स, 2 months फॉर नॉन जॉब होल्डर्स। अब आ जाएं आखिरी महीने की तरफ। लास्ट मंथ में आप लोगों ने जो चीज़ें करनी है मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लास्ट मंथ में आप लोगों ने अपनी स्पेशलिटी के अलावा मेजर स्पेशलिटी, फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन एंड में अपेयर हो रहे हैं तो आपने सर्जरी और गायनी प्लस अपनी स्पेशलिटी के लास्ट 2 सेशंस के जो पेपर हैं वो आप लोगों ने कवर अप करने हैं फ्रॉम एसके फाइल, या आप रफ़ीउल्लाह रेडिएंट नोट्स हैं उनसे कर लें या मेडिकल से कर लें। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग ये बुक्स ले लें, इनको आप रीड कर लें। हर बुक्स, कोई भी बुक फिक्स नहीं है किसी के लिए, बट माई एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एसके फाइल की थी लास्ट 2 सेशंस की और वो मैंने अपनी स्पेशलिटी के अलावा गायनी की और सर्जरी की भी की थी, तो उनसे भी पेपर्स आता होता है, उनसे भी एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अपनी स्पेशलिटी के अलावा बाकी दोनों मेजर स्पेशलिटीज़ के भी पेपर्स लास्ट 2 सेशन के आप लोगों ने थॉरली करने हैं। इसके अलावा आपके पास टाइम बच जाता है तो आप इसके अलावा 2 मोर सेशंस, प्रीवियस मोर सेशंस के भी एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास टाइम है, स्टेमिना है, एनर्जी है, देन वो 1 to 11 ऑल फाइल्स उसकी मर्ज़ी है वो कर ले। बट एट लीस्ट 2 to 3 सेशंस, लास्ट 3 सेशंस उनके अपनी स्पेशलिटी के अलावा दूसरी स्पेशलिटी के एमसीक्यूज़ करना लाजमी है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ मैनी अदर्स जिनका पास हो चुका है।
एक तो आपने लास्ट 2 सेशन या 3 सेशन की अपनी स्पेशलिटी और साथ गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, इन तीनों स्पेशलिटी मेजर सर्जरीज के आपने सेशंस करने हैं। दूसरी चीज़ जो लास्ट मंथ में आपने करनी है वो आपने तनवीर नोट्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपने उसको पढ़ना है, और उसमें जो सेशंस हैं 1 to 11 वो भी पढ़ने हैं। उससे पहले जो थ्योरी का पोर्शन है वो भी आपने पढ़ना है। तीसरी चीज़ जो करने वाली है एसके टीम लास्ट डे रिवीजन नोट्स, वो आप लोगों ने आखिरी, जो सबसे आखिर में आपके पास टाइम बचेगा वो आपने लास्ट में पढ़ना है। उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें जो नोट्स में जो चीदा पॉइंट्स हैं जिनसे एमसीक्यूज मेजॉरिटी 70% आते हैं उसमें कवर अप किए गए हैं। तो उसके फर्स्ट 500 जो उसके पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। तो लास्ट मंथ में आप लोगों ने ये 3 चीज़ें करनी हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थ्योरी को रिवाइज कर लें या आप एमसीक्यूज रिवाइज कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में वीक हैं। कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि हम थ्योरी हमने 2 महीने पढ़ी लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं मिला, तो हम एमसीक्यूज को टाइम कम करके हम रिवीजन कर लें क्योंकि थ्योरी से ही एमसीक्यूज आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर और मिस्टेक होगी कि आप एमसीक्यूज के टाइम को कम करके रिवीजन की तरफ चले जाएं। जो आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, लीव द बुक्स, नो कम टू द एमसीक्यूज बुक्स। अगर उससे टाइम बचता है तो आप बुक्स उठा सकते हैं। जब लास्ट मंथ में ये 3 चीज़ें कवर अप कर लें जो मैंने आप लोगों को बतला दी, पहले कवर अप कर ली तो आप उसकी तरफ जाएंगे, थ्योरी की रिवीजन की तरफ जाएंगे। इस चीज़ का मैं आपको एक सोल्यूशन बतलाता चलूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करनी चाहिए, इसका बेस्ट वे ये है कि आपने एमसीक्यू उठाया, लास्ट 2 सेशन के जो आपने एमसीक्यूज करने हैं, आपने एमसीक्यू पढ़ा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस टॉपिक से है। उस टॉपिक का नाम एक पेज पर लिखते जाएं। जब आप पूरा एक सेशन कर लें तो उसमें टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे कि आप ये किस टॉपिक से एमसीक्यूज आए हैं। तो आपने सरसरी से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। दिस इज़ कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। आपने एमसीक्यू उठाया, एमसीक्यू का टॉपिक देखा, उस टॉपिक को बुक से देख लिया, बजाय ये कि आप हर एमसीक्यू के बाद टॉपिक बुक खोलें। उसका बेहतर तरीका ये कि आप पूरा पेपर कर लें या पूरा सेशन के सारे एमसीक्यू सारे पेपर्स कर लें, उसके बाद आप बुक खोलें और उसको रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, उन टॉपिक को आप पढ़ लें जिनसे एमसीक्यूज लिए गए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी और आपको जिन टॉपिक्स को सीपीएसपी ज़्यादा पसंद करती है वो आप लोगों की ग्रिप में ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगे, बजाय ये कि आप थॉरली पूरी बुक को दोबारा रिवाइज करें। ये एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है और ये बहुत ही फ्रूटफुल स्टडी है। इसकी बहुत ही एफिशिएंसी है, इसके अंदर बहुत ही फ़ायदा है और काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बताया। तो आपने रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर लेनी है अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो भी ज़रूरी नहीं होती। जस्ट आपने एमसीक्यूज़ को अगर आपने वेरीफाई करना है तो बुक्स खोलें, अदरवाइज़ उसकी खोलने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट फोकस ऑन दी एमसीक्यूज़ बुक्स इन लास्ट 1 मंथ। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि बोथ थ्योरी एंड एमसीक्यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने दोनों को टाइम देना है, किसी एक चीज़ को भी मिस नहीं करना। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ एट द एंड कि आपने एक तो ग्रुप स्टडी करनी है। ग्रुप स्टडी में बहुत फ़ायदा होता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था, चीज़ें मेमोराइज़ होती हैं, डिस्कस हो जाती हैं, बुक्स नहीं खोलनी पड़ती। किसी को एक चीज़ याद है, किसी को दूसरी चीज़ याद है, तो आप लोग आपस में अच्छे से वो डिस्कस करके जल्दी से वो चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। चीज़ें मेमोराइज़ करना ईजी होती हैं, ख़ास तौर पे फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी की जो चीज़ें हैं और उनको आप लोग आपस में डिस्कस करके ईज़िली मेमोराइज़ कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी में आप लोगों को मोटिवेशन रहती है, आप लोग एग्जॉस्ट नहीं होते। एक बंदा उसमें थक जाता है तो दूसरा बंदा उसको मोटिवेशन दे देता है। तो ग्रुप स्टडी करें, आई विल सजेस्ट ग्रुप स्टडी। और ग्रुप स्टडी में 2 से 3 लोग हों, इससे ज़्यादा ना हो। सेकंड थिंग, आप लोगों ने ये चीज़ करनी है रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट A to Z पढ़ के सारा एक साथ कवर अप कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, गो फॉर इट। बट आई विल सजेस्ट, अगर आपने एनाटॉमी शुरू किया, आप एनाटॉमी से बोर हो गए हैं, अब उसको फिक्स ना करेंगे भाई मैं एनाटॉमी पूरा कवर करूँगा फिर उसके बाद मैंने फिजियोलॉजी उठानी है। आप उसके दरमियान में फिजियो उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इससे भी बोर हो रहा हूँ तो आप उसके दरमियान न्यूरो एनाटॉमी उठा लें, इम्यूनोलॉजी उठा लें, पैथोलॉजी उठा लें। इवन आप रॉबी अली के एमसीक्यूज भी कर सकते हैं पहले।
लेकिन जो SK फाइल्स, तनवीन नोट्स प्लस SK किम नोट्स, ये आप लोगों ने लास्ट मंथ में ही करने हैं, क्योंकि उनमें जो MCQs हैं लास्ट 2 सेशंस के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो जितना आप एग्ज़ाम से पहले करेंगे वो आपको भूलते जाएंगे। लिहाजा जितने एग्ज़ाम के आप करीब जाके करेंगे MCQs, वो आपको याद रहेंगे, और वो याद नहीं रहते, एक दफ़ा पढ़ने से कभी भी याद नहीं रहते। आपको 2 से 3 दफ़ा उनको रीड करना पड़ेगा MCQs बुक से। लास्ट में मैं आप लोगों को 1-2 बातें बताना चाहूँगा। जिन लोगों का सिटी में सेंटर नहीं होता और उन्होंने किसी और सिटी में जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, तो मैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि एक दिन पहले हर हाल में पहुँच जाएं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसी दिन मूव नहीं करना। दूसरी चीज़, आपकी स्लीप और आपकी जो भूख है, खाली पेट आपने नहीं जाना। कुछ हमेशा अच्छा सा नाश्ता करके या खाना खा के, दोपहर को है तो खाना खा के जाएं, खाली पेट नहीं जाना, नींद पूरी करके जाना है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, जब आप लोगों ने पेपर दे दिया, पहला पेपर दिया, उसके दौरान गैप आया, तो आपने पेपर जैसा भी हुआ किसी से डिस्कस नहीं करना। और एक टिप जो मैं सबसे अहम आप लोगों को देना चाहूँगा, जब आप लोग पढ़ें, बुक्स को पढ़ें या MCQs बुक्स को पढ़ें, प्लीज़ टर्न योर मोबाइल ऑफ, कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम योर सेल्फ। जो आप लोगों को क्वेरीज जहन में आती हैं, समझ नहीं आती, आप लोगों ने को गूगल करना है, आप लोगों ने उनको सर्च करना है, या वो FCPH बैच जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपने कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को एक पेपर पे नोट कर लेना है। रात को जब आप लोग बुक्स क्लोज कर दें, आपको लगे कि मेरा अब टाइम है रिलैक्स होने का, तो सोने से 1 घंटा पहले आधा घंटा या जितना भी टाइम आपको लगता है उसमें वो चीज़ें सर्च कर लें। बुक्स के दरमियान में, स्टडी के दरमियान में आप लोग अगर मोबाइल या इंटरनेट यूज़ करेंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका मोमेंटम नहीं बनता और आप अपना सिलेबस कवर अप नहीं कर पाते। दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द फेलियर विच आई हैव नोटिस्ड, कि ड्यूरिंग स्टडी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। वो आप उसमें अपना क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, आपकी एक कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने मोबाइल इंटरनेट ऑन कर लिया, उसके बाद आप आगे से आगे चलते चले जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि मोबाइल ऑफ़ रखें, नेट ऑफ़ रखें, मोबाइल को बल्कि दूर रखें, और तब उठाएं जब आपने नैप लेना है या आपने थोड़ा सा गैप लेना है, रेस्ट करना है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बेटर यही है कि आप ये सारी चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ये कर लें। आखिरी बात जो मैं आप लोगों को दरमियान में बताना भूल गया, जितनी भी MCQs बुक्स हैं, चाहे वो राबिया अली है, चाहे वो SK फाइल्स है, चाहे वो इसके अलावा कोई और है, रफ़ीउल्लाह है, मेडिकल है, सबसे पहले जो करने वाला काम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 1 दिन या 2 दिन आप लोगों को लगेंगे। सारी बुक्स का एराटा निकालें, इनमें मिस्टेक्स हैं, आपने इनका एराटा निकाल के उनको एराटे को राइट डाउन कर लेना है उन बुक्स के ऊपर। सबसे पहले ये काम करें, क्योंकि अगर आप वो दरमियान में करेंगे, बाद में करेंगे, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है। उस वक्त आपका मोमेंटम बन चुका होता है और आप उस वक्त ये काम करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है इस काम में। तो सबसे पहले एराटा निकाल के उसको अपनी बुक्स पे करेक्ट कर लें। एराटा मीन जो उन बुक्स में मिस्टेक हैं, क्योंकि वो आपके सीनियर कोलीग्स ने ही वो कंपाइल की होती हैं, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और इंसान से मिस्टेक हो जाती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये बहुत बड़ी एफर्ट होती है कि उन लोगों ने आप लोगों के लिए MCQs कंपाइल किए हैं। वी ऑल शुड अप्रिशिएट दिस एफर्ट। अगर किसी ने की है, कोई भी बुक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई एक बुक की फेवर में मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि ये बुक बहुत अच्छी है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि कौन सी बुक आप लोगों ने पढ़नी है, जो मैंने पढ़ी और बहुत से लोगों ने पढ़ी और वो पास भी हुए। रेस्ट अप टू यू, आप बाकी बुक्स भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपने यही बुक्स पढ़नी है जो मैंने आप लोगों को बतलाई हैं। हर बंदे का माइंडसेट, टेम्परामेंट और पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो आप अपनी बुक्स अपने माइंड के हिसाब से बाकी बुक्स भी ओपन करें, उनको देखें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो सूटेबल हैं, देन गो फॉर दोज बुक्स। सारी बुक्स एक जैसी हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन द एंड I will be hopeful that this video will be very much beneficial for all of you, और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और काफ़ी आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी।
Stay tuned, stay motivated. Also share this video with all your friends who are also going to appear in the part 1 examination. I wish and pray कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और जल्द अज जल्द आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी इंडक्शन हो जाए और आप अपना कैरियर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।